जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं एक शानदार जानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 11 अध्याय नंबर 5 यायावर साम्राज्य, इसके महत्वपूर्ण और प्रश्न तथा इसके उत्तर। परीक्षा में आने वाले जो भी प्रश्न उत्तर हैं महत्वपूर्ण, वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही हमारी शुभकामनाएं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं विषय इतिहास, अध्याय नंबर 5 यायावर साम्राज्य। प्रश्न नंबर 1 इसका देखते हैं। यायावर किसे कहते हैं या मंगोल से आपका क्या अभिप्राय है, या मंगोल कौन लोग माने जाते हैं? तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है, जिसका एक ही उत्तर होगा कि घुमक्कड़ प्रजातियों के लोगों को यायावर कहा जाता है, और मंगोल जो कि पूर्वी में चाइना तक फैला हुआ है, चाइना से लेकर रसिया साइबेरियन तक फैला हुआ है। यायावर लोग पशुपालक और शिकारी थे। जी हाँ, आइए इसके अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंगोल के यायावर साम्राज्य के लोग किस प्रकार से अपना व्यापार करते थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मंगोल यानी यायावर साम्राज्य के जो लोग हैं वो व्यापार के लिए चीन से अपना व्यापार करते थे। चीन से लोहा मंगाते थे और धान, गेहूं, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि प्रकार के सभी पदार्थों का जो है व्यापार वो चीन से करते थे। ये सामान चीन से लेते थे और बदले में वो चीन को जो है शिकार किए गए जो है जानवरों के खाल हो गए, जानवरों की सप्लाई, मछली और मखमल के कुछ कपड़े जो बनाते थे सिल्क वाले, इस प्रकार के चीज ये लोग देते थे। और अच्छे अच्छे किस्म के औजार भी ये लोग बना करके कुछ जगह दिया करते थे। और उस समय विनिमय व्यवस्था थी। विनिमय व्यवस्था का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना और वस्तु के बदले वस्तु देना। यानी जिस चीजों की कमी इनके पास में थी वो चीन से लेते थे, और जिस वस्तु की जरूरत चीन को होती थी वो ये देते थे। तो इस प्रकार से इनका व्यापार होता था। क्योंकि यायावर लोग खुद खेती नहीं किया करते थे, इसलिए खेती से संबंधित, खाने पीने से संबंधित सभी सामग्रियों का व्यापार चीन के साथ करते थे। जी हाँ, अगला प्रश्न जो है वो है कि मंगोलियन लोग रहते कहाँ थे? तो जी हाँ, इसका उत्तर है मंगोलियन जो लोग हैं वो साइबेरिया और रूस के बॉर्डर में थेसिस का एक मैदान था, स्टेपी मैदान बोलते हैं उसको, उसी मैदान में वो रहा करते थे। स्टेपी का घास का काफी घास होते थे, क्योंकि ये लोग जानवर वगैरह खूब रखते थे, जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गई, घोड़े हो गए। तो इनके लिए चारा पानी की व्यवस्था हो जाए, तो इसलिए ये इन मैदानों पर रहते थे और समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते थे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, मंगोलियन लोगों का समाज कैसा था? आप अपने विचार लिखें। तो जी हाँ, मंगोल के लोग अब जो है कबीले में रहते थे, और सभी अलग अलग कबीले का अलग अलग मुखिया होता था। बाद में चंगेज खान ने सभी छोटे छोटे कबीलों को एकजुट कर दिया, और ये हमें इनका अपना खुद का कोई घर नहीं होता था। हमेशा ये इधर से उधर यात्रा ही करते थे, और जहाँ भी रुकते थे वहाँ तंबू लगा लेते थे, यानी टेंट लगा करके ये रहते थे। और ये जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है युवती युवक जो पसंद आ जाए तो ताकत के बल पर वो शादी विवाह जो आदि चीज संपन्न करते थे। ये लोग सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देते थे। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि मंगोल साम्राज्य में
चंगेज खान की भूमिका का वर्णन करते हुए उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जीवन परिचय के बारे में आप क्या समझते हैं, अपने विचार बताइए। तो इसका उत्तर होगा, चंगेज खान एक बहुत ही प्रतापी राजा था, कुशल नेतृत्व करता था और समय समय पर वह अपने जो है सेना में निरंतर फेरबदल करता था। जी हाँ, आइए बात देख लेते हैं कि चंगेज खान, जो कि उसका बचपन का नाम था तैमूजिन। जी हाँ, इसका जन्म 1162 ईस्वी में ओलोन नदी, जो कि ये साइबेरिया वाले क्षेत्र के पास में है, तो साइबेरिया और रूस के ये बॉर्डर पर है, तो ओलोन नदी के किनारे पर जो गांव बसा था, वहाँ किरात नाम का एक कबीला था, जहाँ इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। और इसके बचपन का नाम, जैसा कि मैंने बताया, तैमूजिन था। लेकिन इसकी स्थिति बहुत गरीब थी और इसके जो है पिता भी कबीले के सरदार थे, लेकिन काफी छोटा कबीला था। लेकिन 10 वर्ष की जब आयु तैमूजिन की हुई, तभी जो है टटारियन जो है कबीलाई के लोग उसके पिता को धोखे से जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दिए। इसका कारण यह बताया जाता है कि जो तैमूजिन की माँ थी ओलोनी के, उसको जो है तैमूजिन के पिता जबरदस्ती अपहरण कर लाए थे और उसी से विवाह रचा लिए थे, जिससे लगभग 7 संतान हुई थी, 6 पुत्र और 1 पुत्री। तो उसी का बदला लेने के लिए इस कबीलों के लोगों ने जो है चंगेज खान के पिता एसोजोई, जिनका नाम था, उनका जो है जहर पिलाकर हत्या कर दी थी। इसका सदमा तैमूजिन को बहुत लगा और तैमूजिन ने भी ये संकल्प कर लिया कि जिन लोगों ने हमारे पिता का हत्या किया है, मैं उनको इस धरती से मिटा दूंगा। अब यही कारण है कि वो आगे चल करके इनके खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ा। तो और इसके लिए वो छोटे छोटे सेना को संगठित किया। जब ये 16 साल का हुआ, तो इसका विवाह बोर्टे नामक एक कबीलेई लड़की से इसका विवाह हो गया, जबकि यह पूर्व में ही निश्चित था, क्योंकि बोर्टे के जो पिताश्री थे वो चंगेज खान यानी तैमूजिन के पिता के अच्छे दोस्त थे, इसलिए बचपन में ही इनकी शादी तय हो गई थी। लेकिन जब वो 16 वर्ष का चंगेज खान हुआ, तो बोर्टे से उसका विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात जो है चंगेज खान और जो है टटाई जो कबीला था, उनके बीच मैत्रीपूर्ण जो है वो हो गया, व्यवहार हो गया, मैत्रीपूर्ण स्थापित हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले के लोग शादी विवाह इसलिए करते थे ताकि आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध हो और लोगों की शक्ति में विस्तार हो। ये एक प्रमुख कारण था शादी करने का। यही कारण है कि लगभग चंगेज खान के यदि बात करें पत्नियों की, तो लगभग 500 पत्नियां बताई जाती हैं, जो विभिन्न अलग अलग कबीले से आती हैं, और चंगेज खान ने सभी कबीलों को एक कर लिया। तो आइए फिर बात कर लेते हैं। शादी के बाद जो है कुछ सालों के बाद जो है कुछ कबीले के लोग जो है चंगेज खान की जो पत्नी थी यानी बीबी बोटे का अपहरण कर लिया। जब चंगेज खान को यह पता चला, तो चंगेज खान ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पूरे दल बल से आक्रमण किया और उस कबीले में ऐसा मार काट मचाया कि उसका नेस्त नाबूद उसे कर दिया। वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया, और जिसने अपहरण किया था उसके सभी खानदान को मार दिया और अपनी पत्नी को छुड़ा करके लेके आया। और इसमें साथ दिया था तैमूजिन का एक परम मित्र जमुखा जो कि परम मित्र था, वो साथ दिया, उसके सहयोग से ये काम हो किया। और उसके बाद जो है सन 1186 में मंगोल के लोगों ने सभी कबीलों में एक मीटिंग हुई और उसमें जो है तैमूजिन को मंगोलिया का सरदार नियुक्त कर दिया गया। हालांकि ये बात जमुन खां जो चंगेज खान का दोस्त था उसको मतलब पसंद नहीं आई। इसके परिणाम स्वरूप 1187 में जो है उसने चंगेज खान के
खिलाफ यानी तैमूरजन के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया, जिसमें चंगेज खान की जो है हार हुई थी। और उससे बदला लेने के लिए फिर तैमूरजीन ने अपनी सेना में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, क्योंकि उसकी एक खासियत थी कि जहां भी वो जाता था वहां की तकनीकी को अवश्य ग्रहण करता था। उसने छोटे छोटे घोड़े रखे, छोटे छोटे हथियार रखे ताकि उसे चलाने में आसानी हो, और दुश्मन पर इस तरीके से झपटता था कि दुश्मन को पता भी नहीं लगता था कि कब होगी उसकी मौत। ऐसा व्यक्ति था। एक आंकड़े के अनुसार बताया जाता है कि लगभग पृथ्वी का 22% भाग चंगेज खान ने अर्जित कर लिया था। महान सिकंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली चंगेज खान को बताया जाता है। लेकिन हमेशा चंगेज खान ने अपने जीते हुए लोगों को कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया। स्त्रियों की इज्जत करता था और लोगों की योग्यता करता था। और पहले चंगेज खान की एक और उपलब्धि थी कि पहले जो कि वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रक्रिया चलती थी, चंगेज खान ने इसे योग्यता के आधार पे रख दिया कि जो व्यक्ति योग्य होगा सेना में उसी को बड़े पद पर रखा जाएगा। और इसी उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया को जो चेंज किया, इसी को अयास नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके प्रश्न पेपर में अयास किसे कहते हैं, यदि प्रश्न आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि चंगेज खान ने जो उत्तराधिकार की प्रक्रिया को चेंज किया और बाद में चंगेज खान के वंशजों ने जो इसके लिए निरंतर आपस में युद्ध किए, इन्हीं सब जो नियमावली है, जो संहिता है जो चंगेज खान ने बनाई है, नियमावली के रूल संहिता, इन्हीं को अयास नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से चंगेज खान ने इसके बाद वो बढ़ता ही गया और जहां वो आक्रमण करता था उस शहर के शहर को बिल्कुल मिटा कर रख देता था, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। चाहे चीन की दीवार बनने के बाद भी चीन पर नजर आई और उसने जो है 1215 से लेकर 1219 के बीच चीन में भयंकर मारकाट की और आधे से ज्यादा चीन के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। एक बात यहाँ ये भी बताना उल्लेखित है कि 1206 में जब चंगेज खान की विशाल सेना का गठन हो गया, तब मंगोलिया का सम्राट उसे जो है घोषित कर दिया गया और वहीं से इसका नाम तैमूरजीन से चंगेज खान प्राप्त हुआ, क्योंकि आका खान यानी की उपाधि से उसको जो है नवाजा गया था। कहने का मतलब सम्राट की उपाधि उसको दी गई थी। और चंगेज का अर्थ जो होता है वो होता है ब्रह्मांड का राजा, यानी समुद्री का राजा, ब्रह्मांड का राजा उसे कहा जाता था। यूनिवर्सल लीडर माना गया है चंगेज खान से। तो इसको तैमूरजीन से चंगेज खान का नाम 1206 ईस्वी में मंगोलिया के सभी कबीले को लोगों ने दिया, क्योंकि ये सभी कबीलों को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए पर्शिया, चाइना, पूर्वी एशिया, ईरान, है ना, अफगानिस्तान और अन्य कई क्षेत्रों तक जो है, तुर्की, इटली तक इसका जो है शासन फैल गया था। बाद में पश्चिम क्षेत्र में ब्रिटेन तक भी ये भेज दिया था सैनिक से। अब बाद में जो है वो बोला कि जब तक तुम्हें ना रोके कोई तो तुम आगे पश्चिम की तरफ बढ़ते रहो, और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। इतना खूंखार व्यक्ति था कि उसके नाम से भी लोग जो है डर जाते थे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी भी बड़ी गजब की थी। लगभग 1 कुंटल उसका वजन बताया जाता है और बॉडी बिल्डर इतना था कि सिर्फ उसका चेहरा देखने से ही लोगों को मौत नजर आ जाती थी। ऐसा प्रखर शासक था वो, लेकिन अपने सेना के खान पान रख रखाव का विशेष ख्याल रखता था और अपने लोगों के भी दुख दर्द में हमेशा वह शामिल होता था। एक पर्शिया का एक जो राजा था, जो कि चंगेज खान ने शांति का प्रस्ताव उसके समक्ष भेजा था, जिसमें से 2 मंगोलियन के लोग थे और एक मुसलमान था। तो उनको राजदूत बना करके भेजा गया था। तब वो बुखारा का जो शासक था उसने जो है अपनी वीरता हाँकने के लिए
जो मुसलमान व्यक्ति था उसका सर कलम कर दिया था, और जो मंगोलियन के 2 लोग थे उनके बाल सर से मुड़वा दिए थे, और धमकी दी थी कि चंगेज खान को जो करना हो करके दिखाए। तब यह स्थिति देखकर चंगेज खान आग बबूला हो गया, और वहां 1519 से लेके 1522 तक, 21 तक समझिए, 21 के लास्ट तक इतना मार काट मचाया कि कहते हैं कि उसने ये आदेश जारी कर दिया कि जितने भी 3 फुट से ऊपर लोग हों उनको सबको मार दो, किसी को ना छोड़ो। और उनके लिए फरमान भी जारी किया चंगेज खान ने कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ सजा हूं, तुम लोग पाप करते हो, पाप से अपना धर्म अर्जित किए हो, इसलिए ईश्वर ने हमें तुम्हें सजा देने के लिए भेजा है, तो अपनी मृत्यु को गले से लगाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं वो ईश्वर के आदेश के अनुसार ही कर रहा हूं। और इतना भयंकर मारकाट मचाया कि शहर के शहर, नगर के नगर, गांव के गांव नक्शे से मिटा दिया उसने, इतना भयंकर था। लेकिन वहीं सभी धर्मों को, जैसा कि मैं बताया कि इसकी जहां एक तरफ वो क्रूर था सेना के मामले में, अनुशासन के मामले में, सेना के डिसिप्लिन के मामले में, वहीं वो उदारवादी भी उसकी रवैया थी। जी हाँ, उदार इतना था कि सभी धर्मों को एक बराबर देता था और महिलाओं की इज्जत करता था, और जो जिस योग्य होते थे लोग उनका हमेशा वो सम्मान करता था। ऐसा था चंगेज खान। तो उसने अपने प्रशासन शैली में सुधार किया, सैनिक में सुधार किया, सैनिकों की शक्ति बढ़े, इसलिए नए नए हथियारों का भी इजाद किया। तो इस प्रकार से चंगेज खान सुदूर जो है देश तक अपना शासन फैला लिया, और कई रानियों से विवाह करने के बाद ये बताया जाता है कि अब भी चंगेज खान के लगभग पूरे विश्व में 3 करोड़ के आसपास उसके वंशज होंगे, और कहते हैं कि विश्व में हर 200 में से 1 आदमी चंगेज खान के वंश का होगा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो ऐसा था चंगेज खान। हालांकि वो भारत भी आने का मंसूबा बनाया, लेकिन चूंकि सिंधु नदी थी वहां पर जो है आक्रमण करना उतना कठिन था कि चंगेज खान चाह करके भी यहाँ पर नहीं आया। और वैसे भी इल्तुतमिश ने चंगेज खान को से संधि के लिए प्रस्ताव दे दिया था, तो जरूरत भी नहीं थी चंगेज खान को आने की, क्योंकि जो राजागण अपने आप स्वतः ही हार स्वीकार कर लेते थे, चंगेज खान उस पर आक्रमण नहीं करता था। ऐसा था चंगेज खान। तो इस पाठ में और भी बहुत कुछ है। इतने विवेचन से आप लोगों के को कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। चंगेज खान कौन था, चंगेज खान कहाँ था, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, सैनिक व्यवस्था क्या थी, वो किस हिसाब से मंगोल सेना को संगठित किया, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इसी विवेचन में मिल जाएंगे। तो आशा ही नहीं, अभूतपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप लोग यूं ही पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, अपने परिवार, समाज, समुदाय एवं राज्य तथा राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए इस विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित करें। यही हमारी आकांक्षा, अभिलाषा आप सभी विद्यार्थियों से है। ज्यादा न कुछ कहते हुए, प्रश्न और भी हैं, लेकिन इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की किताब देखें, और यदि आपको जितना मेरे द्वारा बताया गया है, यदि आपके दिमाग में इसका 10% भी चढ़ जाएगा तो समझिए कि बहुत ही अच्छे अंक परीक्षा में आने वाले हैं आपको, और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक न किया हो वो करें, अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलूंगा मैं जल्दी ही एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जी हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।